Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 30th of September 2020 Wednesday. Inspiration of the day is there is no substitute for hard work. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RBI sounds out PNB on acquisition of Lakshmi Vilas Bank. The Reserve Bank of India is learned to have told state-owned Punjab National Bank to get ready to take over Lakshmi Vilas Bank, that is LVB Group, in case of Delegate lender proposed transactions with Clicks Capital does not materialize. So in order to save the LVB Group, RBI has called the state-owned bank to get ready to take over the LVB Group. Even apart from PNB, other public sector banks have also been asked to look into the books of LVB if they can actually move ahead with acquisition. जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि लक्ष्मी विलास बैंक में जितने भी करप्शंस के या जो मनी सिफन ऑफ हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हैं, उसके बाद आरबीआई ने इमीडिएटली स्टेप अप किया था टू सेव द एलवीबी ग्रुप सो दैट द राइट ऑफ द डिपॉजिटर्स एज वेल एज द बोरोअर्स कैन बी सेव्ड. तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बाद में बहुत सारे जो मर्जर की डील्स थी वो भी कैंसिल आउट कर दी गई थी. इसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्लिक्स कैपिटल ने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है कि उसको उस पर्टिकुलर डील के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, जिससे कि वो एलवीबी ग्रुप से जो उसने डील करी है, ट्रांजैक्शन जो कि करने का जो प्रपोजल है वो मेटेरियलाइज हो जाए. ऑन द अदर हैंड क्लिक्स कैपिटल ने अथॉरिटीज़ से ये भी अप्रोच किया था कि जो डायरेक्टर्स हैं एलवीबी ग्रुप्स के, उन पर पर्सनल लायबिलिटी ना डाली जाए जो कि बिकॉज ऑफ बैंक लेंडिंग ऑपरेशंस जनरेट हुए हैं. मीन्स एलवीबी ग्रुप में, एलवीबी बैंक में लेंडिंग ऑपरेशंस की वजह से जो लायबिलिटी आई है, जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए हैं, उसकी पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स पे ना डाली जाए. इट शुड बी ऑन बैंक ओनली. तो इस तरह के कई सारे जो रिक्वेस्ट थी वो क्लिक्स कैपिटल ने अथॉरिटीज से करी थी और आरबीआई कंटिन्यूअसली इस मैटर को वॉच कर रही है और आरबीआई ने कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग पीएनबी को डायरेक्ट किया है कि अगर एलवीबी ग्रुप की क्लिक्स कैपिटल के साथ डील मटेरियलाइज नहीं होती है तो दे शुड बी रेडी टू टेक ओवर द एलवीबी ग्रुप, जिसमें पीएनबी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. अकॉर्डिंग टू सीनियर पीएनबी ऑफिशियल्स, द बैंक वॉज साउंडेड आउट बाय आरबीआई फॉलोइंग द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स last Friday when the re-election of 7 directors of LVB was rejected by its shareholders. तो जब डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट हुआ तो जो एलवीबी के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने उन्हीं जो 7 डायरेक्टर्स थे उनके रीअपॉइंटमेंट को कैंसिल आउट कर दिया. इसके बाद आरबीआई ने एक कमेटी अप्रूव करी है डायरेक्टर की जो बेसिकली अभी एलवीबी ग्रुप का डे टू डे का ऑपरेशन देख रही है, जिससे कि बैंक की जो डे टू डे की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट ना हो और जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनके राइट्स भी अफेक्ट ना हो. तो हम ये कह सकते हैं करेंटली एलवीबी ग्रुप इज इनडायरेक्टली मैनेज्ड बाय द कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय आरबीआई और अप्रूव्ड बाय आरबीआई. एंड दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलवीबी ग्रुप. फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी में फॉल कर रहा है. और अगर एनपीए की बात करें तो क्रॉस एनपीए जो रहा है एलवीबी ग्रुप का वो फाइनेंशियल ईयर 19 में 15.3% रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 25.4% तक इंक्रीज कर गया है. तो बहुत जल्द हो सकता है हमें कोई स्टेट ओन्ड बैंक एलवीबी ग्रुप को एक्वायर करता हुआ या टेक ओवर करता हुआ दिखे, अगर क्लिक्स कैपिटल के साथ ये डील फाइनलाइज नहीं होती है एलवीबी ग्रुप की, या क्लिक्स कैपिटल को वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो उसने डिमांड किया है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 2. गूगल टू फोर्स एप्स टू पे 30% प्ले स्टोर टैक्स. तो अपनी बिलिंग पॉलिसीज़ में चेंज करते हुए गूगल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जितने भी एप्लीकेशंस जो कि अपना डिजिटल गुड गूगल प्ले स्टोर पर सेल करते हैं, अब उनको गूगल का बिलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा सो दैट द टेक जियांट गूगल कैन कलेक्ट अ परसेंटेज ऑफ इन ऐप परचेजेस एज अ फी. तो अब गूगल जो है, जो उसमें उसके प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप लिस्टेड हैं, जितने भी ऐप डिजिटल गुड्स को सेल कर रहे हैं,
अब उनको फोर्स कर रहा है कि वो 30% फ़ी पे करें इन ऐप परचेसेस पर। हालांकि गूगल का क्या कहना है, गूगल का कहना है कि गूगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग पॉलिसी को लेकर के क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा कोई टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स गूगल ने नहीं इम्पोज किया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से गूगल की बिलिंग पॉलिसी को लेकर के मार्केट में या जो भी डिजिटल गुड्स की कंपनीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दैट इज़ वाई नाउ गूगल इज़ मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल digital goods company, those who are selling their products on Google Play Store, they are all required to use Google billing system। और गूगल का एक क्लैरिफिकेशन बेसिकली इस कुछ एक्विजिशन जो रिसेंटली गूगल पर लगे हैं उनके बाद आया है, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें एक पेटीएम के एक गेमिंग ऐप को, जो क्लोजर होम को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। और मोस्ट रिसेंटली फोर्टनाइट मेकर एपिक गेम्स को भी गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था, आफ्टर saying that Google is not actually promoting any sort of, it is violating the Google policies। So ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक्विजिशन लगा करके गूगल ने पेटीएम के क्लोजर होम को, फोर्टनाइट मेकर एपिक गेम्स जो बेसिकली क्रिकेट टूर्नामेंट्स पे सारे गेम्स हैं, उनको अपने प्ले स्टोर से फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिमूव कर दिया था। और ये कहा था कि गूगल किसी भी तरह की ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करता है। इवन इस इशू को लेकर के फोर्टनाइट मेकर एपिक ने गूगल को स्यू भी किया था कि गूगल ने अननेसेसरी उसके गेम को अपने प्ले स्टोर से बैन कर दिया। और ये सिर्फ पेटीएम या फोर्टनाइट का ही मैटर नहीं है। अगर हम पिछले कुछ और इश्यूज़ पर जाएं तो गूगल पर हमेशा ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि गूगल अपने प्ले स्टोर पर एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है। फेयर प्लेटफॉर्म या लेवल फील्ड्स जो है वो डिजिटल गुड्स कंपनीज को प्रोवाइड नहीं करी जाती। गूगल जिसको चाहता है उस कंपनी को उस कंपनी के ऐप को रिमूव कर देता है विदाउट गिविंग द ड्यू और एक्सेप्टेबल क्लैरिफिकेशन। चाहे वो टिकटॉक ऐप को लेकर के हो, चाहे वो मित्रों ऐप को लेकर के हो, गूगल ने कई बार ऐसे एक्शंस लिए हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के फेवर में या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के फेवर में होते हुए देखते हैं। तो गूगल पे कई बार ऐसे एक्विजिशंस लगे हैं जिसमें ये कहा गया कि गूगल का जो प्ले स्टोर है या गूगल अपने प्ले स्टोर पे एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ को फॉलो करता है। तो इन्हीं सारे एलिगेशंस को देखते हुए गूगल ने फ़िलहाल के लिए जो टैक्स इम्पोज करते हैं वो गूगल डिजिटल गुड्स कंपनीज में, इन ऑर्डर टू लिस्ट देयर एप्लीकेशंस ऑन गूगल प्ले स्टोर, उसके बिलिंग सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया है। अब कोई भी कंपनी अगर गूगल के प्ले स्टोर को यूज़ करते हुए अपने डिजिटल गुड्स को सेल करती है तो उसको अपना बिलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, उसको गूगल का बिलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेंट ऑफ यूजिंग देयर own billing system, so that Google can actually track out the in-app purchases so that it can levy a certain amount of fee on digital goods company। और गूगल का क्या स्टैंड है? गूगल का क्लियर स्टैंड है कि गूगल ने सिर्फ क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए बिलिंग सिस्टम को लेकर के, जो बिलिंग सिस्टम पे जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर के जो क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए अब गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल बिलिंग सिस्टम को यूज़ करना मैंडेटरी कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। RBI मूव टू कीप yields low shakes bond market। If you are following my videos continuously, you must be aware that RBI is continuously going for open market operations, operation twist, in order to maintain the yield, in order to maintain the interest rate in the market so that the government borrowings can be cheap। और रिसेंटली आरबीआई ने अपना 10,000 करोड़ का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने जा रही थी आरबीआई ने अनाउंस किया था, उसको कैंसिल करके 10,000 करोड़ का ही ऑपरेशन ट्विस्ट करने का अनाउंसमेंट किया था इन ऑर्डर टू चेक द इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट सो दैट द यील्ड ऑफ बॉन्ड्स वुड ऑल्सो बी स्टेबलाइज्ड। The Reserve Bank of India market interest rate stances and signaling method is leaving the bond market perplexed। Perplexed means आश्चर्यचकित कर देना, स्तब्ध कर देना। So currently जिस तरह से एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से आरबीआई के जो स्टांस हैं या सिग्नलिंग मेथड्स हैं आरबीआई के बॉन्ड मार्केट को लेकर के, उन्होंने इन्वेस्टर्स को अभी के लिए परप्लेक्स कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली नॉट एबल टू
absorb the losses nervous should yield start moving up in a year or two. तो अगर हम पिछले 3 स्टैंड्स की बात करें आरबीआई की, तो पहले जो उससे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन किया था उसमें आरबीआई ने एक स्पेशल बिड्स जो कि इन्वेस्टर्स कह रहे थे बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, सिक्योरिटीज़ को, उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि आरबीआई ने कहा था कि आरबीआई इन्वेस्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं, जो कंपनीज डिमांड कर रही हैं, उनके रेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को नहीं सेल करेगी. रादर देन आरबीआई विल प्रेफर टू सेल आउट ऑल दीज remaining or unsubscribed part of government securities to the underwriters. तो आरबीआई ने कहा था कि आरबीआई जो इन्वेस्टर्स डिमांडेड प्राइस है उस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ना सेल करके अंडर राइटर्स को सेल करना प्रेफर करेगी, जो भी अमाउंट अनसब्सक्राइब्ड रह गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का. इसके बाद आरबीआई ने अनाउंस किया कि 10,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन करने वाली है आरबीआई, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए आरबीआई के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करना कुड बी द रिस्की वेंचर. After some days, RBI has announced that RBI is now going to have the operation twist instead of going for open market operation, जिसमें हमने भी डिस्कस किया था कि what is the difference between open market operations and operation twist. Open market operations में क्या करती है RBI? बेसिकली इस बार जो 10,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करने जा रही थी, उस ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई वॉज गोइंग टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ रुपीज़ 10,000 करोड़, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती तो डिमांड बढ़ती है. हालांकि इसके अदर रिपरकशंस भी थे, जैसे कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती तो देयर आर हाई चांसेस कि इन्फ्लेशन भी बूस्ट अप करता. इसीलिए आरबीआई ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस थे उसको कैंसिल करके ऑपरेशन ट्विस्ट पे ऑप्ट किया. व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? ऑपरेशन ट्विस्ट is the monetary policy instrument in which RBI sells the short-term securities and buy the long-term securities. तो जितने ही अमाउंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को आरबीआई सेल करेगी, उतने ही अमाउंट की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ या जिनको हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं उनको खरीदेगी. जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा या बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा. जितना अमाउंट का खरीद रही है उतने अमाउंट का ही बेच रही है. तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहेगी. बट चूंकि इस खरीद और बेच से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड और सप्लाई में असर पड़ता है, जिससे कि उनकी यील्ड अफेक्ट होगी इन बॉन्ड्स की, और यील्ड अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली मार्केट में इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होगा. क्योंकि बेसिकली आरबीआई का पर्पस था कि इंटरेस्ट रेट करंटली फॉल कर जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी चीप लोन या चीप बोरोइंग्स अवेलेबल हो. तो आरबीआई के इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, जो इस तरह के मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई को या इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो स्टांस हैं, जो सिग्नलिंग मेथड्स हैं, इट इज़ एक्चुअली लीविंग द बॉन्ड मार्केट वेरी सरप्राइज. इट इज़ मेकिंग दोज हु डू नॉट हैव एनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब द लॉसेस नर्वस शुड yield start moving up in year or two. And the devolved amount, that amount that is actually unsubscribed or not actually bought by investors. So the devolved amount is being picked up by the primary dealers that are actually underwriters of the government bond auctions. So they are buying 10-year bonds at a cut-off yield rate of 6%. And if you remember, we have already discussed 10 साल का bond होता है, that is actually the benchmark interest rate for investors to decide whether to invest into bonds or not. And the yields are already at their decade low and will surely start rising before the bond mature. तो आरबीआई के इस तरह के जो मूव्स हैं ये बॉन्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली बॉन्ड मार्केट भी इस बात को लेकर के श्योर नहीं है वेदर द यील्ड विल डिक्रीज और द यील्ड बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज. और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जो यील्ड है दैट इज़ ऑलरेडी एट देयर डिकेड लो. However, the experts are saying that it will surely start rising before the bonds mature. So that is a common market phenomena. और वैसे भी आरबीआई के पास इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. पहले तो एमपीसी कमेटी के मेंबर्स का जो कोरम है वो फुलफिल नहीं है, जिसकी वजह से इस बार की एमपीसी कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई. ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन टारगेट्स आर कंटिन्यूअसली गेटिंग ब्रीच्ड. जो फिस्कल डेफिसिट्स है वो गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं. मार्केट में मनी सप्लाई
अगर आरबीआई बढ़ाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर मनी सप्लाई नहीं बढ़ाती तो इकोनॉमी रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आरबीआई कंटिन्यूअसली बॉन्ड मार्केट को लेकर के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, डेफिसिट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डोलडम की सिचुएशन में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। फॉल इन गोल्ड प्राइस ओपन अ विंडो फॉर इन्वेस्टर्स। लास्ट 50 डेज से हमने देखा कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो अपने एवरेज परफॉर्मेंस से 10% तक डाउन कर गए हैं। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली कोविड-19 के बाद में गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे क्योंकि शेयर मार्केट फॉल कर रही थी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर इज़ अ in normal stances, in normal course of time, in normal situation, there is a inverse relation between the gold price and stock market. जब stock market बढ़ती है तो gold के price गिरते हैं, gold के price जब stock market गिरती है या उसके गोल्ड के प्राइजेस बढ़ जाता है। तो इनवर्स रिलेशन होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन दीज टू मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बट रिसेंटली लास्ट 50 दिनों से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो अपने ओवरऑल प्राइजेस से 10% फॉल कर गए हैं। एट वन point gold price on MCX was down about 7,000 per gram. On the other hand, prices in the international market are still elevated as there was a $300 per ounce spurt in July and the subsequent fall was little over $200 per ounce. हालांकि शुरुआत के दिनों में जिस तरह से कोविड की वजह से गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे थे तो इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। बट दिस फॉल इन द गोल्ड प्राइजेस हैव इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी और द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स दोज हु हैव प्रीवियसली मिस्ड आउट द अर्लियर रैली। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कोविड के पहले गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया था और कोविड के ड्यूरेशन में जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े थे और वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली गोल्ड के प्राइस फॉल कर रहे हैं, बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये गोल्ड के प्राइस का जो फॉल है दैट इज टेम्परेरी, गोल्ड विल अगेन पिक अप इट्स वैल्यूएशन। The rise of dollar, improvement in yields, US stimulus delay, the US Federal Reserve's decisions to not push rates into negative territory, and fear of third wave of COVID-19, all these factors have led to traders selling all assets including equities, golds, and buying the dollar ahead of the election in that कंट्री। तो इस सेल ऑफ की वजह से मार्केट में चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो अदर सिक्योरिटीज़ या अदर असेट्स हो, इक्विटीज़ ही क्यों ना हो, उनकी सप्लाई सडन बढ़ गई। जैसे सप्लाई बढ़ती है हम सबको पता है, डिमांड सप्लाई का गेम, सप्लाई बढ़ेगी तुरंत उस कमोडिटी के, उस असेट के प्राइस फॉल करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसकी वैल्यू कम है। बहुत सीधी सी बात है, लाइफ का भी फंडा यही है। तो असेट्स में भी यही एप्लीकेबल होता है। इन जनरल कोर्स ऑफ टाइम जैसे सप्लाई बढ़ती है प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी के, उन असेट के डाउन हो जाते हैं। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इज ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड, यील्ड्स आर इम्प्रूविंग, यूएस स्टिमुलस पैकेज जो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन दैट इज पेंडिंग इन यूएस, and the fear of third wave of COVID-19, all these factors are actually stimulated the traders to sell their assets. Experts are recommending to buy the gold as a fundamental supporting a gold rally have not changed. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो ये अभी डिक्रीज हो रहा है ये सडन है, टेम्परेरी है। The gold price will again increase. So investors, those who have actually missed out the previous rally, can now have the opportunity, can now have window of opportunity to buy the gold. और जैसा कि अगर हम डिमांड देखें तो ये गोल्ड और स्टैंडर्ड गोल्ड का डिमांड है कंटिन्यूसली कोविड-19 के ड्यूरेशन में बढ़ता हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। 50,000 पर अप्रॉक्सीमेटली गोल्ड, स्टैंडर्ड गोल्ड जो है उसका रेट आ गया है। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस है। जैसा कि हम सभी को पता है बॉन्ड को हम कई तरह के फॉर्मेट में खरीद सकते हैं, एक ETF के फॉर्म में, एक गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में, और एक जो फिजिकल फॉर्म का गोल्ड होता है। तो अगर अब मार्च 19 से लेकर सितंबर 20 तक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखें तो ETF में कुछ निगेटिव दिख रहा है, अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट जो फिजिकल फॉर्मेट में होता है वो हमेशा ही इंक्रीज होता रहता है। हालांकि बॉन्ड की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है गोल्ड बॉन्ड्स की,
ऑल्दो ETF में इनिशियली मार्च 2019 में कुछ नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, बट लेटर ऑन हम देख सकते हैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कई नंबर ऑफ डिजिट्स टाइम्स इसे आप बोल सकते हैं। अगर आप बात करें, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स में इस सेगमेंट में बार एंड कॉइन्स आते हैं। गोल्ड का फिजिकल फॉर्मेट, बार एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड बार एंड कॉइन्स ऑफ गोल्ड, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड बॉन्ड में क्या आते हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं, एंड दिस इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन दोनों गोल्ड बॉन्ड और ETF दोनों के ही जो प्राइस होते हैं, जो वैल्यूएशन होती है इन असेट्स की, इन पेपर्स की, ये गोल्ड के प्राइस से लिंक करती है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं एज पर द ट्रेडिंग। तो अभी की न्यूज़ क्या है? अभी की न्यूज़ के लिए गोल्ड के प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि दे विल अगेन राइज अप सो दैट इन्वेस्टर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय द गोल्ड। आप देख लेते हैं some other news clips. Amnesty halts India op citing witch hunts. So Amnesty International on Tuesday halted its work in India days after its bank account was frozen by government. अगर आपको याद हो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के जो NGOs का जो भी रिसेंटली एक्ट पास हुआ है, वो बेसिकली इसी तरह के कई सारे NGOs को कर्ब करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए इंडिया में पास किया है। ऐसा एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कई बार एलिगेशन रखता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कई सारे फॉरेन लॉबीज़ के अकॉर्डिंग काम करती है और इंडिया की जो इमेज है उसको इंटरनेशनल लेवल पे डिस्टॉर्ट करती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक NGO जो कि बेसिकली आपने कई बार नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का, कई सारे केसेस में कई सारे सोशल इश्यूज़ को एमनेस्टी इंटरनेशनल रेस करता है, सोशल कॉजेज़ को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट को फ्रोज कर दिया है, लॉक कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अंडर कंपल्शन टू लेट गो ऑफ स्टाफ एंड पॉज ऑल द ऑनगोइंग कैंपेनिंग एंड द रिसर्च वर्क दैट एक्चुअली एमनेस्टी इंटरनेशनल इज कंडक्टिंग इनटू इंडिया। तो 10 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिसके बाद एमनेस्टी के पास बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए कि वो अपने स्टाफ के साथ कंटिन्यू कर सके, अपने कैंपेन और रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सके। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उनके टॉप एग्जीक्यूटिव का ये कहना है, इट इज़ क्योंकि हम एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर विच हंटिंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, इट इज़ वेल प्लान। गवर्नर ने प्रॉपरली प्लान करके ही ये सारा काम किया है, क्योंकि एमनेस्टी कई सारे ऐसे इश्यूज़ को, ह्यूमन राइट इश्यूज़ को रेस करता है जो कि एंटी गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के एंटी सेंटिमेंट्स डेवलप करता है। और गवर्नमेंट को लेकर के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए हैं कि उनको कंटिन्यूसली ED के थ्रू हैरेस किया जाता है। जो अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको हैरेस करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, बेसिकली उसकी वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल का, और इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को यूज़ करते हुए एमनेस्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एमनेस्टी की जो फंडिंग होती है वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसी लॉबी से होती है जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती है, जिसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनल फोरम में उसको वायलेट करती है बाई रेजिंग सर्टेन अनवांटेड इशूज़। रिसेंटली एमनेस्टी ने एक इन्वेस्टिगेटिव ब्रीफ रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की कॉम्प्लिसिटी को, जो राइट्स दिल्ली में होते हैं उसको लेकर के उनका दिल्ली पुलिस का रोल, उसके बारे में कुछ पब्लिकेशन किए थे। जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसको लेकर के कुछ कमेंट किए थे, जिसके बाद से गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग दैट दिस अनलॉफुल फंड रेजिंग मॉडल इज़ अ मनी लॉन्ड्रिंग बाई एमनेस्टी, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए एमनेस्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। और उसकी वजह से एमनेस्टी की जितना भी रिसर्च वर्क है, जो कैंपेनिंग है, वो स्टॉप हो गई है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट अदर न्यूज़ क्लिप। अडानी हिंडाल्को एसएल माइनिंग एमंग बिडर्स। सो इंडियाज फर्स्ट एवर ऑक्शंस ऑफ कमर्शियली माइन एंड सेल coal has now received 82 bids from 46 companies in technical round. And the well-known companies just like Adani Minings, SL Minings, Hindalco, all are the several new entrants
and mostly from MSME sector and non-coal industries. तो बहुत सारी नॉन कोल इंडस्ट्रीज ने भी, MSMEs ने भी कॉमर्शियल कोल माइनिंग्स में बिडिंग करी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल माइनिंग को कमर्शलाइजेशन के लिए भी ओपन कर दिया है। अब कोल माइंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनीज को लीज करेगी या लेंडिंग पर दे देगी फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल्स, एंड ऑल दोज कंपनीज कैन नाउ कमर्शियली सेल ऑल दोज एक्सट्रैक्टेड कोल्स, जिसका पहले राइट केवल कोल इंडिया के पास था। Apart from other new entrants, Andhra Mineral Development Corporation AMDC has also expressed its interest into 2 mines. And as per the government officer, this is the highest number of bids that a government has received at such technical round level into the coal auction process. तो नामी गिरामी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी बिडिंग करी है, जो नॉन कोल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी बिडिंग करी है, इवन MSME से भी बिडिंग आई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है MSME तो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो कैसे बिड कर सकती इतनी बड़ी बड़ी लार्ज कोल माइंस के लिए। बेसिकली MSMEs ने सेवरल कंसोर्शियम बना लिए हैं, कई सारी छोटी छोटी कंपनीज़ ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने मिल करके कंसोर्शियम बना लिया है, उस कंसोर्शियम ने बिडिंग करी है। और जो जितनी भी बिडिंग्स आई हैं, जो बिडर्स हैं, बेसिकली ये बिड ओपन होगी सितंबर 30 को, यानी कि आज, और इसके बाद डिसाइड होगा कि आगे के राउंड्स में किन किन बिडर्स को ले जाया जाएगा। और फाइनल राउंड जो कि फाइनेंशियल बिडिंग का राउंड है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। अभी का जो राउंड है दैट इज़ फॉर टेक्निकल बिडिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, लो इंटरेस्ट लोन्स लाइकली फॉर वैक्सीन कंपनीज। तो इंडिया में जितने भी वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के ट्रायल चल रहे हैं, मैक्सिमम ऐसा कहा जा रहा है कि फेज़ 3 ट्रायल में हैं, उनको गवर्नमेंट चीप लोन देने के जो प्रपोजल है उसको कंसीडर कर रही है। क्यों चीप लोन या लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट उनको लोन दे रही है? सो दैट इफ़ देयर वैक्सीन विल गेट अप्रूवल देन देयर कुड बी द मास प्रोडक्शन इमीडिएटली एंड द वैक्सीन कैन बी immediately made available to each nooks and corners of इंडिया। तो अभी के लिए ऐसे जितने भी जो ट्रायल्स चल रहे हैं कोरोना की वैक्सीन्स को लेकर के, स्पेशली ऐसे ट्रायल्स जो कि फेज़ 3 में हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लो इंटरेस्ट रेट के प्रपोजल को कंसीडर कर रही, जिससे कि अगर उनकी वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो सारी कंपनी बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम में अपने प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप कर पाएँ, जिससे कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंडिया में हर जगह इमीडिएटली इंश्योर हो। हालांकि गवर्नमेंट के साइड से अभी कोई इस बात को लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी प्रपोजल पास करती है तो इट विल बी द वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट विल बी द लो कॉस्ट फंडिंग अरेंजमेंट बाय विच इंडिया या इंडियन मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन ज्वाइन द रेस ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट फंडिंग का जो अरेंजमेंट है, कई सारे जो अदर वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस में है। तो इंडिया भी उस पर्टिकुलर लिस्ट को ज्वाइन कर लेता है अगर लो इंटरेस्ट लोन्स की फैसिलिटी वैक्सीनेशन कंपनीज़ को या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अवेलेबल कराई जाती है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे इज़ फॉल इन गोल्ड प्राइस ओपन्स अप विंडो फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसमें बॉन्ड यील्ड, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड, ETF, बॉन्ड्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक बैंक, RBI और SEBI, दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन। वोकैबुलरी ऑफ द डे इज परप्लेक्स। परप्लेक्स मीन्स घबराया हुआ, एस्टोनिश्ड, abashed, disconcerted, distempered. All these are the synonyms of perplexed. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchKitten on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.